नमस्कार मित्रों, मैं पुनः एक बार तहे दिल से आप सभी का आपके अपने परिवार के सक्सेस में स्वागत करता हूं। और अधिगम के सिद्धांतों पर हम चर्चा कर रहे थे। व्यवहारवाद के 5 सिद्धांत हम लोगों ने मित्रों पढ़ लिए, तो उन पर विस्तृत चर्चा की थी। इन सब की प्रश्नोत्तरी भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। वह प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए और उसी के आधार पर खुद से निर्मित प्रश्न भी आपको दूंगा, जो आने की संभावना प्रबल रहती है। तो आज हमें पढ़ना है रॉबर्ट एम गैने का अधिगम का सोपानिकी का सिद्धांत, या ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते जाया करें, या इसी को कहते हैं अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत, और इस सोपानिकी सिद्धांत में हमें जानना है मित्रों किसने दिया था। तो रॉबर्ट गैने ने दिया था। रॉबर्ट गैने ने दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गैने ने दिया था मित्रों। इस सिद्धांत का उपनाम क्या है? रॉबर्ट गैने ने अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत दिया था, और इन्होंने सीखने के 8 स्तर बताए थे। अधिगम के 8 भाग बताए थे कि अधिगम को 8 प्रकार से सीखा जा सकता है, और यह व्याख्या इन्होंने 1943 में की थी। तो लिख लो इसे, अधिगम का अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रश्न बन जाए मित्रों, अधिगम का अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट एम गैने ने दिया था। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 1943 में 1943 में दी थी। अधिगम के इस सिद्धांत की व्याख्या 1943 में प्रस्तुत की। अधिगम के सीखने के 8 प्रकार रॉबर्ट एम गैने ने बताए थे। कितने? तो अगला पॉइंट है अधिगम के सीखने के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। यहां से प्रश्न बनेगा अधिगम का अष्टपदीय सोपान। ध्यान से सुनना, प्रश्न को नोट भी कर लेना। अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट एम गैने ने दिया था। प्रश्न बन सकता है कि रॉबर्ट एम गैने ने यह सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, कब व्याख्या दी? 1943 में। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के सिद्धांत में सीखने कितने प्रकार बताए? तो 8 प्रकार बताए, और इन्होंने यह 8 प्रकार एक पिरामिडीय संरचना में दिए थे। इनका क्रम बताएंगे, कौन सा शिक्षण सूत्र होता है, सब सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। और एक यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न है, इनकी एक बुक जो पूछी जाती है, कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक है, जो 1963 में प्रस्तुत हुई। माफ कीजिए, 1965 में। ये कब आई? 1965 में आई। कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन आता है बुक से 1 नंबर का, पूछ लिया जाए कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो रॉबर्ट एम गैने की है। कब आई? 1965 में आई। इतनी चर्चा मित्रों हमने की। अब हमें इसका अधिगम का अष्टपदीय सोपानिकी के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या को समझना है, इसको हमें जानना है मित्रों। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जो सिद्धांत बोलता है वो कहता क्या है। अष्टपदीय सोपानिकी का सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत यहाँ से बनाते हैं इस तरह से। ये हमारे 8 टर्म बताएंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 लो
1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 सिद्धांत हो गए। यह 8 का एक अष्टप्रमिडीय सिद्धांत है। देखो देते हैं, ये पहला नंबर है हमारा। पहले नंबर में इन्होंने कहा है संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर पहला इन्होंने दिया। दूसरा मित्रों दिया इन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। दूसरा दिया अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। पहला नंबर हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां। पहला हो गया हमारा संकेत अधिगम स्तर। दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर। अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर। अगला है मित्रों हमारा श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर। और अगला है मित्रों हमारा शाब्दिक अधिगम स्तर। अगला है शाब्दिक अधिगम स्तर। शाब्दिक अधिगम स्तर। और अगला है हमारा विभेद अधिगम स्तर। क्या है? विभेद या विभेदनात्मक अधिगम स्तर। और अगला छठवां कहता है हमारा प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम स्तर, या प्रत्यय कहो या संप्रत्यय कहो, प्रत्यय अधिगम स्तर। अधिगम स्तर। अगला सातवां कहता है मित्रों नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर। नियम या ऑब्लिक सिद्धांत लगा लो, अधिगम स्तर। और अगला कहता है समस्या समाधान अधिगम स्तर। समस्या समाधान अधिगम स्तर। मित्रों यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं इनको भी समझना है। और पहला प्रश्न आप सभी लोगों के मन में उठा होगा, क्या सर यह इसी क्रम में लर्न करने पड़ेंगे? तो बिल्कुल मित्रों इन्हें इसी क्रम में लर्न करना पड़ेगा। प्रश्न पूछे गए हैं टेट एग्जाम में कि अधिगम रॉबर्ट एम गैने का अष्टपदीय, ध्यान सुनना, रॉबर्ट एम गैने का अष्टपदीय सोपानिकी के सिद्धांत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर समस्या समाधान का है। अगला प्रश्न पूछा गया है संकेत अधिगम स्तर का क्रम कौन सा है? तो सबसे निम्न स्तर का कौन सा होता है? संकेत अधिगम स्तर होता है। प्रश्न ये भी पूछा गया है संकेत अधिगम स्तर, अनुक्रिया अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर, इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, किस क्रम में होगा? तो प्रश्न बनने की यहाँ से बहुत संभावना है मित्रों, और इस सिद्धांत को हमें बिल्कुल क्लियर करना है। ये जो होता है संकेत अधिगम स्तर, जो संकेत की बात की थी वह हमारे पावलोव महोदय ने की थी। किसने की थी? पावलोव ने किया था। और पावलोव ने संकेत कैसा किया था? अनुबंधन बना के किया था। और अनुबंधन कैसा बनाया था मित्रों? तो अनुबंधन इन्होंने जो अनुबंधन बनाया था वह अनुबंधन इन्होंने घंटी के द्वारा बनाया था। उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत का नाम सुनते ही थॉर्नडाइक आ जाते हैं। कौन आ गया? थॉर्नडाइक आ गया। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर, उद्दीपक और श्रृंखला अधिगम स्तर का नाम सुनते ही स्किनर महोदय आ जाते हैं। जो ये तीन स्तर होते हैं यह मानव और पशु दोनों में होते हैं। मानव और पशु दोनों में होते हैं। तो यह है मानव प्लस पशु,
दोनों कर सकते हैं। देखो थॉर्नडाइक का संकेत अधिगम स्तर, माफ कीजिए, संकेत अधिगम स्तर पावलोव के नियम पर आधारित होता है मित्रों। किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो इन्होंने घंटी से संबंध बनवाया था कुत्ते का, याद आ गया होगा सिद्धांत, और जिसे ना आया हो थॉर्नडाइक का, वह पहले पावलोव महोदय का सिद्धांत देख सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर काम करता है। यह कहते हैं पहले उद्दीपक का होना जरूरी है, फिर अनुक्रिया होगी। अगला कहता है श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर स्किनर महोदय का था। इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से सारे काम करवाए थे। अगला हम बात करते हैं मित्रों शाब्दिक अधिगम स्तर, विभेद अधिगम स्तर, और ये जो अपने 5 अधिगम स्तर हैं यह सिर्फ मानव कर सकते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि यंत्रवत अधिगम स्तर, यंत्रवत का अर्थ होता है मानव प्लस पशु जो दोनों अधिगम कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, तो 3 हैं, संकेत अधिगम स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम स्तर और श्रृंखला अधिगम स्तर। अगला है शाब्दिक अधिगम स्तर, विभेद अधिगम स्तर, प्रत्यय नियम और समस्या समाधान अधिगम स्तर। यह अधिगम स्तर मानव कर सकता है। आगे मित्रों हमको बात करनी है, आगे हमें इसमें जानना है कि यह जो अधिगम स्तर होते हैं यह शिक्षण के 3 स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर पर बटे हैं। तो कैसे बटे हैं यह देखते हैं। जो यह 3 सिद्धांत हैं मित्रों, जो यह 3 नियम है, प्रारंभ के 3 नियम हैं, यह हमारे जो प्रारंभ के 3 नियम हैं यह हमारे स्मृति स्तर का वर्णन करते हैं। कौन सा वर्णन करते हैं, स्मृति स्तर का वर्णन करते हैं मित्रों। और अगले जो 3 हैं वह अवबोध स्तर का वर्णन करते हैं। किसका करते हैं, अवबोध स्तर का वर्णन करते हैं। यह हमारे शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, जब शिक्षण विधियां पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और यह चिंतन स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। तो यहाँ मोटी मोटी बात जान लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं, और जो हमारा स्मृति स्तर दिया था वह हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और यह हमारा अवबोध स्तर मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था, अवबोध स्तर यह हमारा मॉरिसन ने दिया था। और चिंतन स्तर हमारा हंट महोदय ने दिया था। तो इस हम कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट एन गैने का अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत था उसको हमने 3 स्तर में व्यक्त कर दिया। पहला स्तर स्मृति स्तर होता है जिसमें शुरुआत के 3 आते हैं। दूसरा स्तर अवबोध स्तर होता है जो ज्ञान के आधार पर हासिल किए जाते हैं। और तीसरा स्तर चिंतन स्तर होता है। वह तीनों स्तर शिक्षण के स्तर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं मित्रों। कौन कौन से होते हैं, स्मृति स्तर हमारा हर्बर्ट स्पेंसर का है। दूसरा होता है अवबोध स्तर मॉरिसन का है। तीसरा होता है चिंतन स्तर जो हमारे हंट महोदय का है। इतनी बात हम करने के बाद मित्रों अब जो इनमें सूत्र काम करते हैं तो यह है, हम यहाँ लिख देते हैं जगह न होने के कारण। जो ये सूत्र काम करते हैं ये ऐसे चलते हैं, निम्न से उच्च की ओर कह सकते हैं, निम्न से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर। और दूसरा इसमें काम करते हैं सरल से कठिन की ओर। और यही सूत्र कौन होते हैं, सरल से कठिन की ओर। यही क्या होते हैं, सरल से कठिन की ओर। ये हमारे तो इनके शिक्षण सूत्र कार्य करने वाले हो गए कि यह कैसे कार्य करते हैं मित्रों। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इसी अधिगम स्तर पर हमें बात करनी है और इसी अधिगम स्तर में अभी जानना है। और इसमें पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि सर्वोच्च अधिगम स्तर होता है तो समस्या समाधान का, निम्न अधिगम स्तर होता है तो संकेत अधिगम स्तर होता है। अब हम एक एक अधिगम स्तर पर विस्तृत व्याख्या करते हैं, उनको जानते हैं और इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत व्याख्या को सुनते हुए चलते हैं। तो पहला अधिगम स्तर हम जानते हैं संकेत अधिगम स्तर। संकेत अधिगम स्तर हमें कहाँ फायदेमंद है इस पर हमें चर्चा करनी है। इसको हम साफ करते हैं मित्रों। और अब हम संकेत अधिगम स्तर के बारे में चर्चा करते हैं। पहला अधिगम स्तर हमारा संकेत अधिगम स्तर है, संकेत अधिगम स्तर है।
और जो संकेत अधिगम स्तर होता है मित्रों, यह हमारे आईबी पावलो महोदय के नियम पर आधारित होता है। और रॉबर्ट एम गैने ने कहा है इससे हम बालकों को संकेत अधिगम स्तर से हम छोटे बालकों को सिखा सकते हैं। वह कैसे? जैसे हमने बच्चों को सिखाया का, तो का के सामने यदि हम कबूतर का चित्र बना देंगे और ऐसे दो पंजे होंगे, कला मेरी बहुत अच्छी नहीं है, कबूतर बना देंगे तो का ज्ञान कराने के समय कबूतर को बता देना, उसको संकेत के द्वारा सिखाना, बेटा का फॉर कबूतर, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो कौन सा अधिगम स्तर होता है? वहाँ संकेत अधिगम स्तर होता है मित्रों। तो इसमें लिखिए आप लोग, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। टीईटी का प्रश्न बन सकता है, एक बालक को हम का ज्ञान कराते समय कबूतर का चित्र दिखाकर ज्ञान कराते हैं, बताओ रॉबर्ट एम गैने के किस अधिगम स्तर पर ज्ञान दे रहे हैं? ऐसे प्रश्न आए भी हैं, जब प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे तो दिमाग घूम जाएगा आप सभी का, अरे सर तो कहते थे, और ये वास्तव में पूर्व में पूछे गए प्रश्न बोल रहा हूँ। टेट एग्जाम, कोई भी टेट एग्जाम देखो, आपका यूपी टेट है, एच टेट है, छत्तीसगढ़ टेट है, उत्तराखंड टेट है, और अपना राजस्थान का रीट है, कहीं के भी एग्जाम देख लो मित्रों, सी टेट में देख लो, KBS होता है जो, वहाँ जहाँ भी पेडालॉजी पोर्शन होगा, जहाँ भी रॉबर्ट एम गैने होगा, और हर टेट परीक्षा में रॉबर्ट एम गैने है। ठीक है, तो का से जब कबूतर का ज्ञान कराते हैं तो यह संकेत अधिगम स्तर होता है। तो लिखते हैं रॉबर्ट एम गैने के इस नियम से, रॉबर्ट एम गैने के इस नियम से, रॉबर्ट एम गैने के इस नियम से छोटे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने में, अच्छी आदतें सिखाने में सहायक है, लेकिन उच्च कक्षाओं में नहीं। बड़ाई क्लास का बच्चा काफ और कबूतर 8 के बच्चे को सिखाओगे, कहेगा अरे मत साहब का पढ़ा रहे, नहीं सीख सकता। लेकिन कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। तो यह उच्च कोटि के अध्ययन में सहायक है, और यह उच्च कोटि के अध्ययन में अधिक प्रभावी नहीं है, अधिक प्रभावी नहीं है। इन पॉइंटों को मित्रों लिखते चलो, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा स्तर है वह हमारा स्तर, अगला स्तर कहता है कि अनुक्रिया उद्दीपक स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया स्तर, उद्दीपक अनुक्रिया स्तर। यह हमारे थॉर्नडाइक महोदय के नियम पर आधारित है, और इस नियम में जो होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित होता है। प्रयास एवं त्रुटि का नियम इसी पर आधारित है, और लिख सकते हैं इसमें। अब इसका क्या है? बालक में अक्षरी ज्ञान की दक्षताएं प्राप्त कराना। क्या प्राप्त कराना मित्रों? इसके अंतर्गत हम शाब्दिक दक्षताएं, जो शब्दों का ज्ञान है वह इसके द्वारा करा सकते हैं। तो विशेष नोट डाल के लिख लीजिए, इस अधिगम स्तर से, विशेष है इस अधिगम स्तर से बालकों में शाब्दिक दक्षताओं का विकास होता है। शाब्दिक दक्षताओं या कौशलों का विकास होता है। अगला है हमारा संकेत अधिगम स्तर हो गया मित्रों। अगला है हमारा श्रृंखला अधिगम स्तर। क्या है? श्रृंखला अधिगम स्तर। देखो इसमें दक्षताओं का विकास कैसे होता है मित्रों, देखो समझते हैं। थॉर्नडाइक महोदय का जो प्रयोग था वो बिल्ली पर था। पहली बात हम देखो इसको बहुत सरल भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने माना
कैसे सीखेगा बच्चा, कैसे उसके अंदर इस अधगम स्तर में बालकों में शाब्दिक दक्षताओं का विकास होगा, कैसे उद्दीपक अनुक्रिया से सीखेगा। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देते हैं दैनिक लाइफ का। जैसे कि हमारे घर में जो पालतू जानवर कुत्ता होता है, यदि उसे पट्टे से बांधे रहें और उसको मालिक जैसा हिलाता डुलाता है, देखो वैसे ही चलता है। और एक समय ऐसे आता है जो अपन जैसे घर में जिसके भी कुत्ता पला होगा तो टॉमी वॉमी वगैरह, टॉमी सिट डाउन, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये करो वो, तो ऐसे ट्रेंड जो होते हैं वो इसी नियम पर होते हैं। तो बच्चों के अंदर जो शाब्दिक दक्षताएं का ज्ञान कराया जाता है, उनके प्रति उस उद्दीपक और अनुक्रिया इतनी कराई जाती है कि उन्हें शाब्दिक दक्षताओं का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अगला स्तर हमारा है श्रृंखला अधिगम स्तर। और श्रृंखला अधिगम स्तर को रॉबर्ट एम गैने ने 2 भागों में विभक्त किया है। श्रृंखला अधिगम स्तर को 2 भागों में विभक्त किया है। एक श्रृंखला अधिगम स्तर को अधिगम स्तर रॉबर्ट एम गैने ने 2 भागों में विभक्त किया है। शाब्दिक अधिगम स्तर, शाब्दिक और अशाब्दिक। देखो शाब्दिक अधिगम स्तर हो गया और अशाब्दिक अधिगम स्तर हो गया। अब शाब्दिक का मतलब क्या होता है, देखो अधिगम स्तर में, देखो यहाँ हमें पता है पहले श्रृंखला अधिगम स्तर है हमारा, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें प्रस्तुत करना है, चीज़ों को एक क्रम से करना है। तो जो शब्दों के अनुसार व्यक्त किया जाए, जैसे कि जब किसी विषय वस्तु को हम पढ़ाते हैं, आपको जैसे अभी आपको पढ़ा रहे तो एक क्रम से पढ़ा रहे हैं। पहले हमने व्यवहारवाद पढ़ाया, फिर क्षेत्रवाद पढ़ाया। जैसे हमने पहले अधिगम को बताया, अधिगम क्या होता है, फिर उसकी परिभाषाएं बताई, फिर अधिगम को अधिगम से हमारे लाभ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, फिर अधिगम का स्थानांतरण बताया। और जब अधिगम का पोर्शन खत्म हो जाएगा तो अधिगम के प्रभाव ही बताएंगे क्या पढ़ते हैं। तो एक क्रम में शिक्षक द्वारा एक क्रम में विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। क्रम में विषय वस्तु को प्रस्तुत करना जिससे स्थानांतरण सुगमता से हो सके। और अगला है हमारा अशाब्दिक। इसमें होता है अधिगम हेतु चित्रों या दृश्य साधनों का प्रयोग करना। तो इसे संकेत नहीं समझ लेना, प्रयोग करना। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं, जैसे कि देखो हमें, जैसे कि अभी हम जब बाल विकास पढ़ेंगे तो उसमें भ्रूण अवस्था का ज्ञान कराना होता है। जैसे भ्रूण ऐसा होता है, फिर बच्चे का आकार लेता है, फिर छोटा होता है, फिर 9 महीने बाद बच्चा ऐसा होता है, फिर जब महीने का साल का ऐसा बच्चा हो जाता है, फिर 2 साल का ऐसा होता है, 10 साल में ऐसा हो जाता। तो ये जो चिन्हों के आकार के अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं, इसमें हम आपको चित्रों से समझा रहे हैं, शब्दों का वर्णन नहीं कर रहे। तो किसी भी बच्चे की भ्रूणावस्था से लेके, जैसे आपने लेमार्क बात पढ़ा होगा, उसमें जिराफ बताते हैं पहले गर्दन छोटी थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर मोर देन बड़ी हो गई। तो एक विकास क्रम का चित्रों के माध्यम से वर्णन कर देना, शब्दों का प्रयोग नहीं करके अशाब्दिक रूप से उसका वर्णन करना, यह श्रृंखला अधिगम स्तर होता है। आगे हम मित्रों बात करते हैं, हमारा शाब्दिक अधिगम स्तर है हमारा चौथा शाब्दिक अधिगम स्तर है। और शाब्दिक अधिगम स्तर में हमें चर्चा करनी है। इसमें एक कथन है अंडरवुड महोदय का, जिसे आप लोगों को लिखना है। लिख लीजिए चौथे पॉइंट में, शाब्दिक अधिगम स्तर में, शाब्दिक अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर। इसमें अंडरवुड महोदय का कथन है। किसका? अंडरवुड का। अंडरवुड महोदय ने एक कथन दिया था कि अधिगम को, अंडरवुड ने कहा था, इस अधिगम को परिस्थिति में मानव अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिगम, इस अधिगम परिस्थिति में, इस अधिगम परिस्थिति में मानव को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
जो यार जो हमने पहले ही बताया था 3 तक मानव प्लस पशु रहते हैं और इसके बाद मानव होता है। तो इस अंडरवुड महोदय ने कहा है कि यह जो स्तर है इसमें मानव अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और वाचिक श्रृंखला अधिगम परिस्थितियों में जटिल व्यवहारों का विकास क्रम है। जैसे कि इसका होता है कि शब्दों का अधिगम, शाब्दिक अधिगम स्तर होता है कि शब्दों का एक क्रम से विस्तृत वर्णन करना। जैसे कि हम कोई गीत गाते हैं तो अनी कहने लगते भाई एक क्रम से तर्कपूर्ण छंद रूप में बोलो, एक भी पद नहीं छूट जाए बीच में, तो गाने का स्वर बिगड़ जाता है। जैसे कविताएं बोलते हैं तो कविता का एक स्वर तालमेल होता है जिसे मिला के पढ़ा जाता है। यदि कविता के बीच की 2 लाइनें गोल कर दी जाएँ तो कविता का भाव ही खत्म हो जाता है और जो लयबद्धता होती है, क्रमबद्धता होती है तो वह खत्म हो जाती है। तो शब्दों को एक क्रमबद्ध तरीके के रूप में प्रस्तुत करना शाब्दिक अधिगम स्तर कहलाता है, शब्दों के द्वारा सीखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रश्न बनता है, देखो गौर से सुनना, प्रश्न बनता है भाषा अधिगम सीखने के लिए सर्वोच्च अधिगम स्तर कौन सा होता है, तो शाब्दिक अधिगम स्तर का प्रयोग भाषा अधिगम सीखने के लिए किया जाता है। तो भाषा अधिगम के लिए उपयोगी है, भाषा अधिगम के लिए उपयोगी है। अगला देखते हैं मित्रों, अगला देखते हैं, अगला हमारा है 5वां है विभेदीकरण स्तर। और देखो इसमें और जैसे अपन को जानना है तो जैसे अपन को शब्दों के अंतर जानना है तो एक बड़ी श्रृंखला होती है शब्दों को, उसको छोटे छोटे रूपों में विभक्त कर देना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब अपन शाब्दिक संबंधों से व्यवहार कराते हैं, उनको तोड़कर समझाते हैं तो वह शाब्दिक अधिगम स्तर में आता है। अब विभेदीकरण अधिगम स्तर 5वां होता है, विभेदी या विभेदात्मक अधिगम स्तर। इसका मतलब होता है कि 2 शब्दों में अधिगम स्तर, 2 वर्णों में, 2 अवस्थाओं में विभेद करना। जैसे कि हमने IV पावलोव के सिद्धांत में पढ़ा था, इमानुएल पेट्रोविच। विभेदीकरण क्या होता है, जैसे कि हम बच्चे के सामने नमक रख दें, क्या रख दें, नमक, और नौसादर, तो ये दोनों कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो बच्चे इसका स्वाद करके ही बता पाएंगे कैसे इसमें विभेद कर पाएंगे। जैसे कि हम कोई शब्दों को रख दें, जैसे कि हम रख दें, शब्दों को हमें रखना है, जैसे कि हम रख दें प्रसाद और प्रसाद में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लिख दें अंक और समानार्थी जो शब्द होते हैं तो इनमें विभेद करना किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है। तो इनमें विभेदीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसी अधिगम के द्वारा होती है। अगला होता है प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम स्तर। तो प्रत्यय संप्रत्यय अधिगम स्तर को हम जानते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय चीज क्या होती है। तो 6वां स्तर है हमारा प्रत्यय, प्रत्यय या इसी को कहते हैं संप्रत्यय अधिगम स्तर, अधिगम स्तर। तो ये क्या होता है प्रत्यय संप्रत्यय? तो प्रत्यय संप्रत्यय होता है हमारे मानसिक पटल पर, हमारे मस्तिष्क में बनने वाला एक बिंब होता है। हमारे मस्तिष्क में बनने वाला क्या होता है, निरूपण पटल में बनने वाला बिंब, फोटो होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में छपी होती है। तो इस पर हम आगे बात करते हैं मित्रों, और इसमें हम सीखते क्या हैं, बच्चों को सिखाते क्या हैं। तो देखते हैं प्रत्यय अधिगम स्तर में कैंडलर महोदय ने इसका सबसे पहले कैंडलर महोदय ने इस प्रत्यय को प्रस्तुत किया था और ज्ञानी ने इस संपर्क प्रत्यय को परिभाषित करते हुए लिखा है। ज्ञानी महोदय कहते हैं इसके बारे में, जिन्होंने नियम दिया था कि इस अधिगम में विश्लेषण, इस अधिगम में विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण और विभेदीकरण, वर्गीकरण और विविधीकरण, वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, तो मित्रों यह होता है। और इन्होंने जो संप्रत्यय के बारे में बात की है तो इन्होंने 4 प्रकार के संप्रत्यय बताए हैं। मूर्त संप्रत्यय बताया, इन्होंने वर्गीकरण संप्रत्यय बताया, औपचारिक संप्रत्यय बताया और परिचयात्मक संप्रत्यय बताया। अगला हमें देखना है अधिगम या नियम सिद्धांत, अधिगम या नियम अधिगम स्तर, माफ कीजिए,
नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर, नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर। इस अधिगम स्तर में जो हमारे पूर्व में सिद्धांत दिए गए हों, उन सिद्धांतों के अनुसार बालकों को सिखाना या पढ़ाना हमारा नियम या सिद्धांत अधिगम स्तर में आता है मित्रों। अब इसके आगे हम बात करते हैं 8वें, जो इसका शिक्षा स्तर होता है वो चिंतन पर आधारित होता है। और अब हमारा लास्ट रह गया है समस्या समाधान अधिगम स्तर, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और समस्या समाधान अधिगम स्तर से अधिकतर प्रश्न भी बनते हैं, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। समस्या समाधान अधिगम स्तर, समस्या समाधान अधिगम स्तर, अधिगम स्तर शुरुआत के 3 और लास्ट का ये चौथा 8वां, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समस्या समाधान अधिगम स्तर। इसमें स्टेनले ग्रे ने, ध्यान रखना, स्टेनले ग्रे, स्टेनले हॉल नहीं, स्टेनले ग्रे ने परिभाषा दी थी समस्या समाधान में सदैव तार्किक चिंतन निहित रहता है। समस्या समाधान में सदैव तार्किक चिंतन निहित रहता है। समस्या समाधान में, समस्या समाधान में सदैव तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन निहित रहता है। यह इनका कथन था, पूछा गया है रीट एग्जाम्स में कई बार। समस्या समाधान में सदैव तार्किक चिंतन निहित रहता है। और समस्या समाधान होता क्या है? बुद्धि, चिंतन, मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित हम जो समस्याओं का समाधान करते हैं यह होता है। तो ये चिंतन मानसिक शक्तियों से किसी भी समस्या का समाधान करना। और इस प्रक्रिया में कहते हैं कि समस्या समाधान जो होता है वह उच्च स्तर के सिद्धांतों की उत्पत्ति करता है। जो समस्या सिद्धांत होता है, समस्या सिद्धांत अधिगम होता है, जो समस्या समाधान से बच्चा सीखता है वह एक उच्च स्तर पर सीखता है और सिद्धांतों की व्यक्ति करता है। अतः हम कह सकते हैं व्यक्ति के परमार्जित व्यवहार के विभिन्न अंग बन जाते हैं। और समस्या समाधान से ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सीखता है। स्टेनले ग्रे ने कहा यह सदैव तार्किक चिंतन का निहित करता है और जैसे ही बच्चे के अंदर चिंतन आएगा तो सदैव निश्चित है को वह उच्च नियमों की व्याख्या करेगा। अब एक बार इस पूरे सिद्धांत को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न बनता है कि अधिगम का अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अधिगम का अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट एम गैने ने किया। अगला प्रश्न बनेगा अधिगम का अष्टपदीय सोपानकी के सिद्धांत का सर्वोच्च शिखर क्या होता है? समस्या समाधान होता है। निम्न शिखर क्या होता है? तो संकेत अधिगम स्तर होता है। अगला प्रश्न बन सकता है मित्रों इनकी बुक का नाम क्या था? तो इनकी बुक का नाम जो हम बताते हैं कंडीशन ऑफ लर्निंग था। सीखने की प्रक्रिया, सीखने की शर्त होता है। रॉबर्ट एम गैने महोदय ने कितने प्रकार के हमारे अधिगम स्तर दिए? तो 8 दिए। और हमारा जो कल का बिंदु रहेगा मित्रों, कल रहेगा अल्बर्ट बांडुरा बेबी डॉल थ्योरी। जम के पढ़ाएंगे मित्रों, अपने व्यावहारिक लाइफ से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।